हेलो गाइस। आज से लगभग 2300 साल पहले भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए मेगस्थनीज नामक विदेशी राजदूत ने भारत के बारे में एक अद्भुत किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक मशहूर किताब से हमें प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी प्राप्त होती है। इसी जानकारी के आधार पर हमें 2300 साल पुराने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व प्रशासनिक स्थिति को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आप दोस्तों, आज हम मौर्यकालीन भारत को मेगस्थनीज द्वारा लिखी किताब इंडिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भारत आने से पहले एनाकोशिया अर्थात कंधार के शासक सिबर्टियस के दरबार में कार्यरत था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जीते हुए पूर्वी भाग का जिम्मा संभालने वाले सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में फिर से एक बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसका सामना महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। सिंधु नदी के किनारे हुए इस महान युद्ध में सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा और फिर दोनों के बीच हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूक राजदूत बनकर आना पड़ा। भारत में आने के बाद मेगस्थनीज ने वहां के सामाजिक जीवन का बारीकी से अध्ययन किया और अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में किया गया ये वर्णन आगे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, जिससे प्रभावित होकर थियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लेनी, एरियन, प्लूटार्च और जस्टिन जैसे विश्वविख्यात लेखकों ने अपने लेखों में इंडिका का उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका आज अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परावर्ती लेखों द्वारा लिखे गए संदर्भों को संग्रहित करके सोनबेक नामक जर्मन लेखक ने इंडिका का सन 1846 में पुनर्गठन किया और सन 1887 में जॉन वॉस्टन क्रिंडेल ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार भारत पर लिखी गई दुनिया की सबसे प्राचीन किताब इंडिका एक बार फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गई। मेगस्थनीज के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति। मेगस्थनीज लिखता है कि भारत एक चतुर्भुजाकार देश है जो दक्षिण व पूर्वी तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और सिंधु नदी इस देश की पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो उत्तरी सीमा पर यह देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के विभिन्न नाम हैं, जिनमें हेमोडोस और हिमोस भी शामिल है। शायद वो हिमालय की बात कर रहा है। भारत में कई बड़ी और नौगम्य नदियां हैं जो उत्तरी सीमा पर पहाड़ों में पैदा होती हैं और गंगा और कुछ अन्य नदियों में जाकर विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिससे यहाँ पर कृषि के लिए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। मेगस्थनीज लिखता है कि पालिंद्रोबा अर्थात पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी है, वो भी गंगा और सोम नदी के संगम पर स्थित है। 8 मील लंबे और 3 मील चौड़े पाटलिपुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, जो कि दुनिया के सबसे सुंदरतम राजमहलों में से एक है। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र के संदर्भ में कहता है कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर गहरी खाइयों से घिरा हुआ है और उसके चारों ओर लकड़ी की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिनमें कुल मिलाकर 64 द्वार हैं। नगर के अधिकाधिक मकान लकड़ी से बने हुए हैं, जिनमें से कुछ 2 व 3 मंजिला ऊंचे हैं। उसने भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित होने की बात भी की है। उसके अनुसार भारतीय समाज में ब्राह्मण एवं दार्शनिक, किसान या कृषक,
पशुपालक एवं आखेटक, व्यापारी एवं शिल्पकार, योद्धा एवं सैनिक, निरीक्षक एवं गुप्तचर व मंत्रीगण, ऐसे 7 वर्ग थे। मेगास्थनीज कहता है कि कृषक वर्ग समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी तुलना में ब्राह्मण व दार्शनिक वर्ग की संख्या बहुत ही कम है। किसान समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और वो अपनी खेती तथा गांव से बहुत ही स्नेह रखता है। इसके विपरीत पशुपालक व आखेटक का जीवन घुमक्कड़ है और वो हमेशा अपने पशुओं के साथ यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। शिल्पियों को राजा द्वारा अनुदान दिया जाता है और वो आजीवन चित्र निर्माण के कार्य में व्यस्त रहते हैं। मेगास्थनीज सैनिकों के बारे में लिखता है कि सैनिकों को राज्य की तरफ से वेतन दिया जाता है और हथियारों के साथ साथ जरूरत की हर वस्तु की आपूर्ति राज्य की तरफ से ही की जाती है। आगे मेगास्थनीज फिर लिखता है, निरीक्षर एवं गुप्तचर वर्ग हमेशा जनता के बीच रहता है और जासूस की तरह हर घटना की सूचना सम्राट तक पहुंचाता रहता है। राजदरबार के मंत्रीगणों को भी मेगास्थनीज ने समाज का आखिरी वर्ग माना है और उसके अनुसार राजदरबार में ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्थिति के संदर्भ में मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं है, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महाजनपद काल के दौरान जब भारत में द्वितीय नगरीकरण का दौर आया, तब घरेलू कार्यों के साथ साथ उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए भी दास प्रथा का प्रचलन बढ़ा था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भी 4 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। तो शायद यूनान की अमानवीय दास प्रथा के अनुरूप यहाँ पर मेगास्थनीज को कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर दासों के साथ बर्बरता से पेश आया जाता था। इसलिए उसने भारत के शूद्र वर्ग को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। शिक्षा के संदर्भ में मेगास्थनीज लिखता है कि भारत शिक्षा का संपूर्ण अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग के पास ही है। अभी तो ब्राह्मण खुद ही शिक्षक की भूमिका में है और स्त्रियों की बात करें तो भारतीय समाज में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, लेकिन समाज में स्त्रियों का स्थान सम्माननीय है। उन्हें शिक्षा का अधिकार भी है और कई सारी स्त्रियां युद्ध तथा गुप्तचर विभाग में भी कार्यरत हैं। कुछ स्त्रियों को तो राजा के अंगरक्षक दल में भी शामिल किया गया है। इस प्रकार मेगास्थनीज ने बारीकी से निरीक्षण करते हुए लोगों के कर्तव्य के आधार पर मौर्यकालीन समाज की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। मेगास्थनीज लिखता है कि मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, लेकिन वो अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता है। यहाँ पर राज व चोरी जैसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, जिससे न्याय व्यवस्था पर कम बोझ पड़ता है और गंभीर अपराधों में भी ज्यादा से ज्यादा अंगभंग का ही दंड दिया जाता है। इसी के साथ पाटलिपुत्र की प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली संख्या वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था, जिनमें पहली समिति उद्योग से संबंधित कार्य करती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल से संबंधित, तीसरी समिति जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित, चौथी समिति व्यापार से और 5वीं समिति वस्तु की गुणवत्ता पर नजर रखती थी। तो छठी और आखिरी समिति बिक्री कर से संबंधित है। सैन्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य सम्राट का सैन्य प्रशासन भी 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। इन 6 समितियों को पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, हस्ती सेना, नौसेना और रसद सेना में विभाजित किया गया था। इस प्रकार मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण अपनी किताब इंडिका में किया है। इसी के साथ मेगास्थनीज लिखता है कि सौरसेनों अर्थात सुसेन महाजनपद की राजधानी मैथोरा अर्थात मथुरा के लोग यूनानियों के देवता हेराक्लेस व डायोनिसियस की पूजा करते हैं।
यहाँ पर हेराक्लिस की पहचान वासुदेव श्री कृष्ण से की जाती है और डायोनिसियस की पहचान भगवान शिव से की जाती है। इसी के साथ साथ मेगास्थनीज भारत के बारे में ये भी कहता है कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते, लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख से प्राप्त जानकारी से तत्कालीन अकालों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन में भी चंद्रगुप्त के शासनकाल में पड़े 12 वर्ष के भीषण अकाल की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस प्रकार मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका के माध्यम से 2300 साल पुराने भारत तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ मामलों में उसके वर्णन और कुछ तथ्यों में असमानता पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका का विश्व में स्थान काफी ऊंचा है। गाइस, 2300 वर्ष पहले भारत के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे नहीं 5% फैक्ट के लिए धन्यवाद।